got freedom. Our country got freedom in 1947, sorry 1950 से लेकर 1990 तक का ये चैप्टर है। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्लानिंग। जैसे मैंने उस दिन भी आपसे कहा था कि प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज आवर इंडिया इज कंसर्न फ्रॉम 1950 टू 1990। तो 1950 टू 1990 में हमने ये देखा कि इकोनॉमी में हमारी इकोनॉमी में तरक्की की जरूरत थी, इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत थी, एम्प्लॉयमेंट की जरूरत थी, गरीबी दूर करने की जरूरत थी, देश को आगे ले जाने की जरूरत थी। इन सब के लिए प्लान की जरूरत थी एंड वी स्टार्टेड विद 5-year plans. That's what we started. Am I right? तो इसके बारे में हमने कुछ चीजें पढ़ी थी। आइए जरा उन चीजों को मैं आपके सामने फिर से लाता हूँ और फिर एक बारी जो है हम उनको समझने की कोशिश करते हैं। बेटा सब अपने अपने वीडियोस ऑन रखें बच्चे। देखिए बच्चे, यहाँ पर हम आ गए। अगर आपको याद हो तो मैंने इसमें आपसे प्लान क्या होता है, इंडिया ने प्लानिंग क्यों ऑप्ट करी, व्हाई शुड प्लान्स हैव गोल्स, व्हाट आर द हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, तो करीबन 15 क्वेश्चन हमने कर लिए थे यहाँ पर। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, कंसोलिडेशन होल्डिंग, जहां पर मैंने बताया था कि वो छोटी छोटी होल्डिंग्स हैं और उन छोटी छोटी होल्डिंग्स को मिलाना, दैट इज कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग। लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज, जहां पर लेबर यूज होती है। नाउ कोऑपरेटिव फार्मिंग रेफर्स टू, कोऑपरेटिव फार्मिंग बेसिकली क्या होता है कि मैं कोऑपरेटिव फार्मिंग कैसे समझाऊं आपको। मैं मान लीजिए ये 2 खेत हैं बेटा, सुनना जरा मेरी बात को। ये 2 खेत हैं। अब इन 2 खेतों पे जो खेती हो रही है वो थोड़ी थोड़ी हो रही है। ये ए का खेत है और ये बी का खेत है। ए भी अपने खेत में मेहनत करता है, बी भी अपने खेत में मेहनत करता है। ए और बी ने आपस में डिसाइड किया क्यों ना हम मिल के खेती कर लेते हैं। तू बीज बो दिया कर, मैं पानी डाल दूंगा, तू कटाई कर देना, मैं पैकिंग कर दूंगा, मिलकर काम हो जाएगा। इससे हमारे को एक सिनर्जी इफेक्ट मिलेगा। व्हाट डू वी मीन बाय सिनर्जी इफेक्ट? सीनर्जी, हमारी एनर्जी को सिंक्रोनाइज कर लेंगे हम। सिनर्जी इफेक्ट को समझाने के लिए मैं आपको एक बात बताता हूं। मान लीजिए ए अकेला खेती करता है और 5 किलो उगाता है, बी अकेला खेती करता है और 5 किलो उगाता है। दोनों मिलके खेती करते हैं तो 12 या 11 किलो उगा लेते हैं। अब अलग अलग करते हैं तो 5 और 5 10 किलो उगाते हैं, और मिलके कर लेते हैं तो 11 किलो उगा लेते हैं। 1 किलो का प्लस पॉइंट हो गया ना, 1 किलो का फायदा हो गया, तो क्यों ना मिलके करें। उससे हमारी प्रोडक्शन बढ़ेगी भी, और जब हमारे हाथ में प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो एक तो जब मैं रॉ मटेरियल खरीदने जाएंगे तब हमें सस्ता मिलेगा क्योंकि मैं ज्यादा क्वांटिटी में खरीदूंगा। भाई अब ए बीज खरीदने गया सस्ता तो उसको महंगा मिला, बी बीज खरीदने गया उसको महंगा मिला। जब दोनों ने मिलकर खरीदा तो ज्यादा क्वांटिटी में खरीदा तो इनको डिस्काउंट मिल गया। फिर जब बाजार में बेचने जाएंगे तो इनके पास एक बार्गेनिंग पावर होगी क्योंकि इनके पास अच्छी क्वांटिटी प्रोडक्ट होगा। यही कोऑपरेटिव फार्मिंग के बेसिस पे अमूल जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरह बनी। अमूल कोऑपरेटिव सोसाइटी की केस स्टडीज आप में से किसी ने पढ़ी है? एनीबडी? अमूल कोऑपरेटिव सोसाइटी कैसे शुरू हुई, गुजरात में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो किस तरह से काम करते हैं? डू यू नो? एनीबडी नोस? क्या कोई मुझे बताएगा अमूल कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है? I mean, this is the biggest case study of India as far as cooperative agriculture is concerned. तो थोड़ा सा पढ़ा था 11th में। क्या याद है Yes, आपको? थोड़ा पढ़ा था। ओके ओके, एनीबडी? कोई क्या याद दिलाएगा उसमें से बेटा? अगर शॉर्ट में आपको समझाना हो, समरी बतानी हो अमूल की, क्या बताएंगे? ओके मैं बताता हूं। मान लीजिए चंद्रा, अनन्या सिंह, रिया मान, मारवा, ये सब जो हैं ये लोग अपने यहाँ कैटल पालते हैं। बेटा एक कैटल होती है जिसमें चाय आती है,
और एक कैटल होती है जिसको हम जानवर कहते हैं, एनिमल्स। अब कैटल पालते हैं तो जाहिर है गायें भैंस ये सब पाली हुई है तो वो दूध भी देती है। अब चंद्रा जो है अपनी गाय भैंसों का दूध निकालती है शाम को और उनको बेचने जाती है। कभी कभी पूरा बिक जाता है, कभी कुछ अधूरा बच जाता है। अब पूरा बेचने भी ये कहाँ तक जा सकती है, अपने गांव से साथ वाले गांव तक ज्यादा से ज्यादा। तो इसकी रीच कुछ 2 4 5 6 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है, इससे ज्यादा ये जा नहीं सकती है। और वहां पे दूध बेच आती है, कुछ दूध बच जाता है, बेकार होता है, वेस्ट होता है। तो क्या किया किसी ने कि चलो भाई सारे अपने अपना दूध ले आओ, एक जगह इकट्ठा करते हैं और अच्छी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज वगैरह इकट्ठी करके एंड दूर दूर तक हम अपना दूध बेच लेंगे। दूध को प्रिजर्व करने की टेक्नोलॉजी भी हमने डेवलप कर ली क्योंकि हमारे पास पैसा आ गया। ट्रांसपोर्टेशन अच्छा डेवलप कर लिया क्योंकि हम सब मिलके ये काम कर रहे हैं। फिर पैकिंग भी शुरू कर दी और फिर ये होलसेल और ये रिटेल, ये धीरे धीरे चेन बनती। दिस इज कोऑपरेटिव फार्मिंग। that happens in cooperative farming कि हम अलग अलग ना करके इकट्ठे कर लें, so that's called cooperative farming. You get it? Cooperative farming के बाद give the main objectives of 1956 industrial policy. 1956 में जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई उसके क्या मेन ऑब्जेक्टिव्स थे? रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जल्दी जल्दी डेवलपमेंट ऑफ बेसिक एंड की इंडस्ट्रीज। बेसिक इंडस्ट्रीज में हमारा लोहा, हमारा बिजली, पानी। रैपिड ग्रोथ ऑफ पब्लिक सेक्टर यानी कि सरकारी सेक्टर, रिडक्शन इन इनइक्वालिटीज। ये हम इनमें डिटेल में आएंगे 1956 और 1991 वाली पॉलिसीज में। वी विल कम इन डिटेल, सो नथिंग टू वरी। इसको अगर आप अभी ओवरसी भी कर लेंगे तो चलेगा। इकोनॉमिक प्लानिंग, बेटा पूरे देश से रिलेटेड जो प्लान होता है इकोनॉमिक प्लानिंग कहलाता है और ये 5 years का होता है जिसमें हम उस अगले आने वाले 5 साल में डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है। Then what does self-reliance means? Why the policy of self-reliance was considered necessary during first 7-year plans? First 5-year plans. Self-reliance क्या होता है? अपने पैरों पर खड़ा होना, है ना? जैसे रिया मान के पापा ने कहा कि बेटा कुछ पढ़ लिख लो और अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। ये बैठी थी सोफे पे, ये खड़ी हो गई, क्या ले पापा ये लो पढ़ने लिखने की क्या जरूरत है, मैं तो हो गई अपने पैरों पे खड़ा। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। आपने पैरों पे खड़े होने के लिए कहा, मैं पैरों पे खड़ी हो गई। आप कहोगे पंजों पे, मैं उस पे भी हो जाऊंगी। वो सेल्फ रिलायंस नहीं है, दैट इज नॉट सेल्फ रिलायंस। एक होता है सेल्फ रिलायंस कि डिपेंडेंट हो। आप में से अभी कोई भी सेल्फ रिलायंट नहीं है, कोई भी नहीं है। यू ऑल आर डिपेंडेंट एंड इट्स नॉट योर फॉल्ट। अभी उम्र नहीं है आपकी, सो आप डिपेंडेंट है अपने माता पिता पर। फाइनेंशियली तो पूरी तरह डिपेंडेंट है और कुछ चीजों के लिए भी आप उन पे डिपेंडेंट हैं, कुछ इमोशनली डिपेंडेंट हैं, कुछ खाने के लिए डिपेंडेंट हैं, कुछ किसी चीज के लिए डिपेंडेंट हैं। तो आप डिपेंडेंट हैं, आप सेल्फ रिलायंट नहीं है। तो सेल्फ रिलायंट, अब एक इकोनॉमी सेल्फ रिलायंट कब होगी? जब हम किसी से बाहर से कोई मदद ना लें। अभी हम सेल्फ रिलायंट अभी तक नहीं है। आपको मालूम है जब मेट्रो हमने बनाई दिल्ली में या कहीं भी बनाई, तो वो मेट्रो हमने खुद नहीं बनाई थी, वो ट्रेन हमने नहीं बनाई, वो ट्रेन हमने बाहर से इंपोर्ट करी थी। यानी अभी भी हम पूरी तरह से सेल्फ डिपेंडेंट तो नहीं है, हम अपने ऊपर पूरी तरह डिपेंडेंट नहीं है। हमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज के लिए बाहर के देश के ऊपर डिपेंड होना ही पड़ता है। अब ये सोचिए कि अगर 2020-2010 में हम डिपेंडेंट थे अपनी मेट्रो ट्रांसपोर्टेशन के लिए बाहर किसी देश के ऊपर, तो 1950s और 1960s में क्या हम डिपेंडेंट नहीं थे? हम तो और ज्यादा डिपेंडेंट थे। चलो यार, टेक्नोलॉजी में किसी देश ने पहले टेक्नोलॉजी बना ली और हमने उनसे वो ग्रैब कर ली, तो ये कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात तो नहीं है कि भाई उन्होंने मेट्रो पहले बनाई तो फिर हमने उनसे ले ली। उन्होंने पहले कोरोना वायरस की कोई वो बनाई वैक्सीन तो हमने उनसे फॉर्मूला ले लिया। सो दैट इज स्टिल ओके। इमेजिन करो हमें आलू प्याज टमाटर भी बाहर वाले देशों से लेना पड़ रहा है ना? हमारे यहाँ सीमेंट तक अपना नहीं बनता और हम वो बाहर से मंगा रहे हैं, है ना? हमारे यहाँ लोहा अपना नहीं बन रहा है तो हम बाहर से मंगा रहे हैं। सो दैट डिपेंडेंसी इज नॉट गुड। नहीं, ये कुछ ऐसा हुआ कि चलो यार पैसे के लिए आप अपने माँ बाप पे डिपेंडेंट हो तो समझ आता है। अब सुबह उठना है, क्लास है, उसके लिए भी माँ बाप ना उठाएं तो आप सारा दिन सोते रह जाएं, तो ये जलालत है आपके लिए, ये बेइज्जती है बेटा। हाँ या नहीं?
ये आप अपनी बेइज्जती करा रहे हैं कि यार क्या इतना बड़ा हो गया, आप खुद उठ नहीं सकता क्या? तो हमारे देश के लिए भी वो एक जलालत है कि यार हम इन चीजों के लिए भी अगर डिपेंडेंट हो जाएं। तो सेल्फ रिलायंट उन सालों में जो इनिशियल इयर्स थे हमारे इंडिपेंडेंस के बाद के, उस वक्त में सेल्फ रिलायंस वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हाट डज सेल्फ रिलायंस मीन, ये आपको समझ में आ रहा है, एंड व्हाई वाज इट इंपॉर्टेंट, ये भी आपको समझ में आ रहा है। तो उसको एक बार पढ़ भी लेते हैं। सेल्फ रिलायंस मींस अवॉइडिंग इंपोर्ट्स ऑफ दोज गुड्स व्हिच कुड बी प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री। उन गुड्स को इंपोर्ट ना करो जो खुद बना सकते हो। मैंने ये नहीं कहा कुछ भी इंपोर्ट मत करो, फिर तो ओपन इकोनॉमी रहेगी नहीं, फिर तो क्लोज्ड इकोनॉमी हो जाएगी। व्हाट इज ओपन इकोनॉमी? ओपन इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी व्हिच डील्स विद अदर कंट्रीज फॉर थिंग्स, एंड क्लोज्ड इकोनॉमी व्हिच हैज ऑल डोर्स, विंडोज एंड रोशनदान्स ऑल क्लोज्ड, उसे क्लोज्ड इकोनॉमी कहते हैं। मगर क्लोज्ड इकोनॉमीज का फैशन तो अब है ही नहीं, ऑल इकोनॉमीज और ओपन इकोनॉमीज। तो ओपन इकोनॉमी अगर है तो इंपोर्ट तो करेगी, एक्सपोर्ट भी करेगी, लेकिन इंपोर्ट किसको करे? इंपोर्ट करेंगे हम उन गुड्स को जो हम खुद नहीं बना सकते। To reduce our independence on foreign, independence नहीं, it is dependence, reduce our dependence on foreign countries especially for food। मैं बता रहा हूं आपको, मैं फिर से बता रहा हूं, इमेजिन करिए अगर हम आज आलू प्याज टमाटर बाहर के देशों से मंगाते हैं, ये हमारे लिए तोहमत है। बेइज्जती हुई है देश की जब हमने ऑक्सीजन मंगाई है बाहर से, मैं आपको बता रहा हूं ईमानदारी से। थोड़ी जलालत तो हुई है, ठीक है, पेंडेमिक था जो भी था, लेकिन अगर ऑक्सीजन हम खुद नहीं बना पा रहे हैं तो हमने क्या इंप्रेशन सारे वर्ल्ड पे छोड़ा है, ये आप इमेजिन कर सकते हैं। सारे वर्ल्ड को पता भी चला है कि अप्रैल मार्च में जो इंडिया ने ऑक्सीजन बाहर से इंपोर्ट करी है, कि बॉस ऑक्सीजन हमारे किसी स्टेट में बन रही है लेकिन वहां से यहां लाने के लिए हमारे पास ट्रक नहीं है। इंडिया इज गोइंग टू बी अ बिगेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। क्या बात कर रहे हो यार, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? जब हमने मेट्रो इंपोर्ट करी थी ना, तो किसी ने ऐसी जलालत नहीं करी होगी, क्योंकि मेट्रो एक नई टेक्नोलॉजी थी, लोगों ने सीख ली थी, हमने सीख ली उनसे। भाई ऑक्सीजन प्लांट इज नॉट दैट बिग टेक्नोलॉजी, ऑक्सीजन लाना इज नॉट दैट बिग टेक्नोलॉजी। नवकरण जानता है ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स कॉस्ट 20, 25, 30,000 रुपीज की चीज है यार। वो हम क्यों नहीं बना पा रहे थे? वो हमारे पास क्यों नहीं थे पूरे? सर अभी भी नहीं बना सकते। सो दैट्स दी सेल्फ रिलायंस का मतलब है कि आप डिपेंडेंसी कम से कम फूड के लिए तो बंद कर दो। ऑक्सीजन तो बीच में लाया, फूड के लिए कम से कम डिपेंडेंसी जो है वो बंद कर दो। It was feared that dependence on imported food supplies, foreign technology and foreign capital may make India vulnerable। vulnerable यानी कि vulnerable कौन होता है? आज जिसको कोरोना वायरस बड़ी आसानी से हो सकता है, that is vulnerable to corona। तो vulnerable उसको यानी कि ज्यादा इंटरफेरेंस, vulnerable to foreign interference to our policies। अगर हमने इतनी डिपेंडेंस उनके ऊपर कर दी कि भैया खाना भी हमें दे दो तो हमारा देश वही चलाएंगे फिर। Nepal is vulnerable to these things. Bangladesh is vulnerable to these things. Indonesia, Afghanistan is vulnerable। आज अफगानिस्तान की ऐसी हालत क्यों है? क्योंकि अफगानिस्तान डिपेंडेंट हुआ अपनी चीजों के लिए लोगों पर। तो अब सीरिया, मेरी ज्योग्राफी उतनी अच्छी नहीं है लेकिन आपके लिए बहुत अच्छी होगी। तो ये कंट्रीज में बाकी कंट्रीज इंटरफेयर करना शुरू कर दिया ना उन लोगों ने। जब आपका घर कमजोर हो जाता है तो बुआ चाचा मामा सब इंटरफेयर करने लगते हैं बेटा, ये आप जानते हैं। आपके घर के डिसीजंस में बुआ चाचा मामा ताया सब इंटरफेयर कब करने लगते हैं? व्हेन यू डू नॉट टेक अ स्टैंड, व्हेन यू बिकम डिपेंडेंट ऑन देम फॉर इवन स्मॉल थिंग्स। दे विल प्रोवाइड यू ऑन स्मॉल थिंग्स बट दे विल इंटरफेयर ऑल्सो इन योर होम, फिर आप मना नहीं कर पाएंगे। सो यू बिकम वल्नरेबल टू दोज इंटरफेरेंसेस व्हेन यू आर नॉट इवन इंडिपेंडेंट फॉर द फूड सप्लाईज। अगर आप अपनी फूड सप्लाईज के लिए भी अपने ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, आप दूसरे से लेते हैं, तो देन गॉड सेव्स यू। नाउ तो ये हो गया हमारे को कि हमें क्यों इंपॉर्टेंट था फर्स्ट 7 5-year प्लान्स में। Then define industry policy resolution 1956। Industrial policy is a comprehensive package of policy measures which covers various issues connected with different industrial enterprises of the country। मैं आपको बता दूं ये पॉलिसी होती क्या है। जो टाइम टू टाइम सरकार रूल्स एंड रेगुलेशंस लाती है ना बेटा, किसी चीज से बाहर निकलने के लिए, किसी समस्या से बाहर निकलने के लिए, उसे पॉलिसी कहते हैं। वैसे भी पॉलिसी आपने बिजनेस स्टडीज में पढ़ाई है, अ काइंड ऑफ प्लान इज पॉलिसी। पॉलिसी मींस अ प्लान व्हिच इज रिक्वायर्ड टू कम आउट ऑफ अ पर्टिकुलर सिचुएशन।
किसी सिचुएशन से बाहर आने के लिए, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो एक रूल, एक प्लान बनाया जाता है, दैट इज कॉल्ड पॉलिसी। सो इंडस्ट्रियल पॉलिसी यानी कि इंडस्ट्रीज से रिलेटेड कहीं कुछ गड़बड़ चल रही है तो वहां उसको सॉल्व करने के लिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन यानी कि हमने एक दृढ़ निश्चय लिया था 1956 में, और वो पॉलिसी इज अ पैकेज ऑफ ऑल दोज मेजर्स, उसमें जो रूल्स एंड रेगुलेशंस, जैसे पॉलिसीज टाइम टू टाइम कोरोना की आती रहती है, अभी आई, अब लॉकडाउन खुलेगा तो अब ये खुलेगा, ये नहीं खुलेगा, ये इतने बजे से इतने बजे खुलेगा, है ना, वाइन शॉप इतने बजे से इतने बजे खुलेगी। जैसे कल हमारा ये जो पाटिल है ये भाग रहा था 7:45 भाग रहे, मैं कहां जा रहा है, हट जाओ भाई, हट जाओ। मैं क्या हो गया, भाग क्यों रहा है बता, तो कह रहा है नहीं सर बात नहीं, 8 बजे के बाद बात करूं। मैं हुआ क्या, अगर 8 बजे ठेके बंद हो जाएंगे। सर आप भी तो साथ ही खड़े थे मेरे। मैं बेटा सिर्फ दूर से देख रहा था एज अ स्पेक्टेटर, मैं तुझे 1 किलोमीटर दूर से भागते हुए आते हुए देखा और तू सीधा घुसा अंदर शॉप, ठीक है, और तू बाहर आया, कोई तेरे कार्टन था तेरे हाथ में उसका, अब क्या था वो मुझे नहीं पता, तू क्या लेकर आया वहां से। सो दैट इज बेसिकली पॉलिसीज, टाइम टू टाइम पॉलिसीज आती है। तो 1956 में भी ऐसी कुछ पॉलिसीज आई बेटा, ऐसे कुछ दृढ़ निश्चय लिए हमारे देश ने, वो क्या थे। सो इंडस्ट्रियल पॉलिसी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज of policy measures which covers various issues connected with different industrial enterprises. क्या था industrial policy essential for devising various procedures, principles, rules and regulations for controlling industrial enterprises. तो control करने के लिए कुछ policies चाहिए। After the industrial policy in 1948, Indian economy had to face a series of economical and political changes which necessitated the need for a fresh industrial policy. So on April 30, 1956, a second industrial policy resolution was adopted. मैं आपको बताता हूं, आपने आज कल बड़ा सुना होगा इसके बारे में, क्या ये सर? न्यू एजुकेशन पॉलिसी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्यों लाई गई? सर सरकार क्योंकि को लग रहा है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो पुराना हो चुका है, और जिस तरह से समय बदल रहा है हमारे को कुछ चेंजेस लाने चाहिए। आपको मालूम है यूनिवर्सिटी लेवल पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ऑनलाइन कुछ कोर्सेज अलाउ कर दिए यूनिवर्सिटी को कि ठीक है आपके बच्चों को कॉलेज आने की जरूरत नहीं है, घर बैठे बैठे पढ़ लेंगे, और बताओ उनको रेगुलर की डिग्री मिल जाएगी। मजे हो गए। अब जो कॉलेज 50 लोगों की एडमिशन ले सकता था वो 5000 लोगों की ले लेगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए नहीं। अभी आप कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं तो 100-150 लोगों के बाद वो एडमिशन नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? क्योंकि जगह नहीं है बिठाने की जगह नहीं है, उसके लिए सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पानी पिलाने के लिए नहीं है, वॉशरूम्स नहीं है, उतना एरिया नहीं है। तो वो सब डिसाइडेड होता है कि भाई प्लेग्राउंड है तो इतना बड़ा प्लेग्राउंड कितने बच्चों के लिए ठीक है, ये ऑडिटोरियम है तो कितने बच्चों के लिए ये ठीक है ना, या कैंटीन है तो कितने बच्चों। सो दोज ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो झंझट ही खत्म है। सो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, क्योंकि ये सारी चीजों की जरूरत पड़ रही है। तो उस वक्त इंडस्ट्रीज में जैसे इन्होंने कहा कि कुछ पॉलिटिकल ऐसे चेंजेस आए और इकोनॉमिकल कुछ ऐसे चेंजेस आए जिसकी वजह से 1948 में एक पॉलिसी आई थी और 6 साल में एक नई पॉलिसी लानी पड़ी, जबकि इतनी जल्दी कोई नई पॉलिसी आती नहीं है हमारे देश में। 1991 के बाद इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं आई अभी तक नहीं आई है। अच्छा, देन नेक्स्ट इज डिफाइन सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। ये तो आपको मालूम है, व्हाट टू, हाउ टू एंड फॉर whom टू, ये मैं नहीं लिखूंगा दोबारा। देन व्हाट इज सेक्टोरल composition of an economy? Is it necessary that service sector should contribute maximum to GDP of an economy? Comment. इसमें दो चीजें समझ लीजिए। एक तो सेक्टोरल कॉम्पोजिशन क्या होता है, एक होता है सेक्टर, ठीक है। देश में कई सेक्टर्स हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, है ना। टर्शरी में फिर बैंकिंग सेक्टर, वेयर हाउसिंग सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो सेक्टोरल कॉम्पोजिशन यानी इन सेक्टर्स को मिलाकर जो इकोनॉमी बनी है, दैट इज कॉल्ड सेक्टोरल कॉम्पोजिशन। और इकोनॉमी बिना सेक्टर्स के बनेगी नहीं। जैसे फरीदाबाद, गुड़गांव बिना सेक्टर्स के नहीं बना, नोएडा बिना सेक्टर्स के नहीं बना। हमारी इकोनॉमी में भी सेक्टर्स हैं बेटा, दैट इज कॉल्ड सेक्टोरल कॉम्पोजिशन। और फिर एक बात लिखी, कमेंट। जब आपसे बोले ना कमेंट करो तो बेटा शुरू हो जाया करो फिर, है ना। जब आपको कहा जाता है कमेंट करो
आपको लगता है नहीं यार मैं कमेंट करूंगा बुरा मान जाएगा, नहीं, अब आप कमेंट करो। कमेंट करना क्या होता है? कमेंट करना होता है कि उसको क्रिटिसाइज करिए, उसको अगर आपको उसमें कुछ प्लस माइनस दिख रहे हैं तो वो बोलिए आप, ठीक है। अगर ये कहता इट इज नेसेसरी, इज इट की जगह it is necessary that the service sector should contribute maximum to GDP of an economy, explain. I repeat my question. मेरा क्वेश्चन है it is necessary that the service sector should contribute maximum to the GDP of an economy, explain. करिए explain. फिर कमेंट नहीं करना, फिर आप क्रिटिसाइज नहीं करना, फिर तो वो जो कह रहा है वो ठीक कह रहा है, बस आपको समझाना है। यहां पर वो आपसे कह रहा है कि क्या ये जरूरी है कि सर्विस सेक्टर को ही मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करना चाहिए? क्यों? प्राइमरी सेक्टर ने क्या बुरा किया है? एक बहुत बड़ी गलतफहमी में हमारा देश जी रहा है कि एग्रीकल्चर इज वर्स्ट ऑफ द सेक्टर्स। जो लोग एग्रीकल्चर करते हैं वो तो बेवकूफ हैं, जो लोग एग्रीकल्चर करते हैं वो पिछड़े हुए हैं। पंजाब में उनको बोलते हैं पेंडू, पिंड से जो आता है, पिंड मतलब गांव, गांव मतलब विलेज, उसको पेंडू बोलते हैं, बेइज्जती करते हैं उसकी, ये तो पेंडू है यार। नो, एग्रीकल्चर सेक्टर को अगर हम बुरा मान रहे हैं तभी तो हम कह रहे हैं सर्विस सेक्टर से ज्यादा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। नहीं यार, क्यों होना चाहिए? अगर तीनों से बराबर हो जाए तो भी क्या बुराई है? और हमारे देश में तो मैक्सिमम एग्रीकल्चर से होना चाहिए। वी आर अ कंट्री विथ 4 सीजन्स, वंडरफुल क्लाइमेटिक कंडीशंस। क्यों ना करें हम खेती? क्यों ना हम किसान बने? बट देन दिस क्वेश्चन सेज, तो हम क्वेश्चन को जवाब देंगे। नाउ कंट्रीब्यूशन मेड बाय प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स to the economy is known as sectoral composition. No, it is not necessary that service sector should contribute maximum to the GDP. Primary and sector should also contribute. Why not? ये तो कोई मतलब सवाल ही, सेंसिबल सवाल ही नहीं हुआ ना, तो नॉनसेंस हुई। हाँ या नहीं बताइए। सो नेक्स्ट इज, अच्छा एक सेकेंड, the next question we have is why was public sector given a leading role in industrial development? सोच के देखो यार, छोड़ो इसके जवाब को। देश आजाद हुआ है, मैसिव स्केल पर रेलवे ट्रैक्स डालने हैं, मैसिव स्केल पर पानी की पाइपें डालनी है, मैसिव स्केल पर सीवेज की पाइप्स डालनी है, मैसिव स्केल पर आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। कहां से प्राइवेट सेक्टर आएगा पैसा लगाने? कौन सा प्राइवेट सेक्टर? तो फिर बचा क्या? सरकार लगाएगी पैसा। तो इसीलिए पब्लिक सेक्टर को लीडिंग रोल दिया था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। सरकारी सेक्टर का बोलबाला था वो। सरकारी सेक्टर का बोलबाला आज भी सरकारी सेक्टर भूलता नहीं है। उनके सरकारी एम्प्लॉइज आज भी इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है दैट प्राइवेट सेक्टर कैन डू बेटर। नो, so public sector was given a leading role due to significant role in development of industries, promotion for following ways: promotion of import substitution, providing employment, mobilizing the saving and earn foreign exchange, development of backward areas. अब प्राइवेट सेक्टर कहां जाएगा बैकवर्ड एरियाज में? प्राइवेट सेक्टर तो वहां जाएगा जहां प्रॉफिट मिलेगा, और उस वक्त प्रॉफिट कमाना तो भूल ही जाइए। हमने तो देश की सेवा करनी थी, देश को ऊपर लाना था, तो वहां पे पब्लिक सेक्टर वाज वेरी मच रिक्वायर्ड। नाउ though public sector is very essential for industries, many public sector undertakings incur huge losses and are a drain on economy's resources. Discuss the usefulness of public sector undertaking in the light of this fact. भाई इस सवाल का जो आखिरी लाइन है उस बात का मतलब समझिए। उसने आपसे इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर पूछी है, यूजफुलनेस ऑफ पब्लिक सेक्टर पूछी है, मगर कब के लिए पूछी है, किस संदर्भ में पूछी है, किस कॉन्टेक्स्ट में पूछी है? सिर्फ इसी कॉन्टेक्स्ट में कि पब्लिक सेक्टर इज वेरी एसेंशियल फॉर इंडस्ट्रीज, मेनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स इनकर ह्यूज लॉसेस एंड ड्रेन ऑन इकोनॉमी। भाई इतने लॉसेस करती हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और हमारा पैसा बह जाता है पानी में, तो तब भी हमारा पब्लिक सेक्टर इंपॉर्टेंट है। क्यों भाई?
आपको मालूम है डीटीसी इज इनटू लॉसेस, यू नो डीटीसी, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, डीटीसी इनटू लॉसेस। आप में से कितने लोगों को मालूम है? मेट्रो हैज नॉट इवन कम टू द ब्रेक इवन टिल नाउ। व्हाट इज ब्रेक इवन? नो प्रॉफिट नो लॉस। मेट्रो अभी तक नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन पे नहीं पहुंची है। जितना कॉस्ट मेट्रो बनाने में लग चुका है, उसकी मेंटेनेंस में लग रहा है, मेट्रो उतना कमा नहीं रही है। हमको लगता है कमा रही है, डीटीसी कमा रही है। These sectors are in losses. Delhi Jal Board is in total losses. फिर भी जरूरी है ये सेक्टर्स। बताइए भाई क्यों जरूरी है? भाई इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन तो कमा रही है क्योंकि तेल बेच रही है, लेकिन काफी सेक्टर्स तो बेचारे लॉसेस में हैं और फिर भी ये जरूरी है। दिस इज ट्रू that most of the public sector undertakings incur huge losses and they are into losses. मुझे शर्मा जी को एक सेक्टर देखकर एक सेक्टर याद आया। शर्मा जी के पापा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में है। एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, REC। आपको मालूम है ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है। ये शहर है और ये गांव है। शहर में इलेक्ट्रिसिटी है, गांव में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। यहां से एक ये वायर ले जाकर यहां एक खंबा लगा देती है और इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा देती है। ये रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन का काम है। एक तार पहुंच गई तो यानी बिजली पहुंच गई। सिंपल सी बात है। अगर एक तार पहुंच गई तो बिजली पहुंच गई गांव में। आप सोच के बताइए कि ये सेक्टर कमाएगा कहां से? गांव वालों को इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा रहा है, पैसे कौन देगा इनको? ऐसा पब्लिक सेक्टर जो लॉसेस में है वो जरूरी है या नहीं? ये अब आप सवाल का जवाब दीजिए। दिस इज ट्रू दैट मोस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स incur huge losses. This has prompted government to privatize the areas where it need to get into. जहां जहां जरूरत है वहां पर उनको प्राइवेटाइज किया जाए, ऐसा सरकार ने सोचा। Only sectors with national importance like defense, law and order should be in the hands of government. Imagine करो law and order प्राइवेट सेक्टर में हो जाता। हमारी पुलिस जो सरकारी है वो प्राइवेट सेक्टर के पास होती है। मुकेश अंबानी का अपना पुलिस डिपार्टमेंट है, रतन टाटा का अपना पुलिस डिपार्टमेंट है, सबकी ड्रेसेस भी अलग अलग। हमारे रणवीर सिंह का पुलिस डिपार्टमेंट होता, सोचिए कैसे कपड़े पहनता वो, उनकी ड्रेसेस कैसी होती, मल्टी कलर की शर्ट होती, येलो कलर की पैंट होती है ना, ग्रीन कलर के जूते होते। तो हमारा पुलिस डिपार्टमेंट होता, प्राइवेटाइज कर देते है ना। लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस प्राइवेट हो जाता। के इमेजिन डिफेंस प्राइवेट, देश को बेच देते हम तो कब का। मान ले तेरी और मेरी एक कंपनी है और हमारे हाथ में डिफेंस आ गया, अरबों रुपए की कमाई है। एक एक प्लेन जो खरीदते हैं डिफेंस वाले 300-300 करोड़ रुपए का, इमेजिन करो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में आ गया। तो कुछ सेक्टर्स को छोड़कर बाकी सब हमने प्राइवेटाइज करने की सोची, ठीक है। मगर कुछ सेक्टर्स को हमने फिर भी सरकारी सेक्टर के अंडर चलाया, भले ही वो लॉसेस में थी। क्यों? द पब्लिक सेक्टर इज यूजफुल इन फॉलोइंग वेज। नंबर 1, प्रमोशन ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, कि भाई हम बाहर से ना मंगाकर खुद बनाए। प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, प्रमोशन ऑफ इक्वालिटी, क्वालिटी नहीं, इक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। सरकारी सेक्टर होगा तो इक्वालिटी होगी, प्राइवेट सेक्टर होगा तो इनइक्वालिटी होगी। मैं आपको बता दूं, हमारे देश में जब से प्राइवेट सेक्टर आया है इनइक्वालिटीज बहुत बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। वैसे इनइक्वालिटीज पहले भी थी। जब सरकारी सेक्टर था ना सिर्फ, तो हमारी इनकम थी 4,000, 6,000, 8,000, ये हमारी इनकम थी। 10,000। सरकारी सेक्टर के छोड़कर प्राइवेट सेक्टर आया, और प्राइवेट सेक्टर भी फॉरेन कंपनीज, जब मल्टीनेशनल कंपनीज आई, मल्टीनेशनल कंपनीज ने क्या किया, हमको तनख्वाह बांटनी शुरू करी।
व्हेन आई ग्रेजुएटेड, आप मानेंगे हमको मेरे जैसे कोई एक तनख्वाह मिलती थी बाहर नॉर्मल कंपनी में 8,000 10,000 रुपए। मैं एक प्राइवेट सेक्टर में गया, एक बीपीओ था जीई का, जनरल इलेक्ट्रिक्स का, दे ऑफर्ड मी 32,000। फॉर देम 32 वाज नथिंग, फॉर देम 32 वाज नथिंग। व्हाई? उनके डॉलर थे ना। $30 का भी $1 हुआ उस वक्त, तो उन्होंने $1,000 ही तो दिए मुझे, कुछ नहीं था। जे $5,000 बांट दिया बाई चांस एक बंदे को, 1.5 लाख रुपए तनख्वाह। आज भी तनख्वाहें हैं कई लोगों की, मल्टीनेशनल कंपनीज में जो काम कर रहे हैं, कई तनख्वाहें हैं। वन ऑफ माई कजिन्स, ही इज वर्किंग विद अ मल्टीनेशनल कंपनी। इमेजिन उसकी तनख्वाह कितनी है, 1 करोड़ रुपए साल की। 1 करोड़ रुपए साल की, तो एक महीने की कितनी हुई? एक महीने की कितनी हुई? 8 लाख रुपए महीना। इनइक्वालिटीज क्यों नहीं आएंगी? प्राइवेट सेक्टर, मल्टीनेशनल सेक्टर इनइक्वालिटीज लाता है, ठीक है। अब वो लोग तो जिनकी 1 करोड़ तनख्वाह है भाई, वो तो BMW लेके घूमते हैं, और हम जैसों का होता है दिमाग खराब, ओहो यार हमारे पास कब आएगी, और हमारे पास कब आई के चक्कर में हम अपनी लाइफ खराब कर लेते हैं। खैर मैं किस तरफ जा रहा हूं? एनीवेज, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम: कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, सोशलिस्टिक इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। हमको ये मालूम है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी वो होती है जहां पर मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मोटिव होता है, और जहां सबसे ज्यादा बोलबाला प्राइवेट सेक्टर का होता है, ठीक है जी। हमने इन तीनों में ये पढ़ना है कि अगर ये वाला इकोनॉमिक सिस्टम होगा तो सेंट्रल प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होंगी, जैसे व्हाट टू प्रोड्यूस है। अगर कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी होगी तो वो प्रोडक्शन होगी जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलता हो। हाउ टू प्रोड्यूस, जिसमें सबसे ज्यादा कॉस्ट बच जाए। अगर लेबर चीप है तो लेबर इंटेंसिव, और अगर मशीनें चीप हैं तो कैपिटल इंटेंसिव। अनन्या के कुछ मैसेज भेज रही है बेटा, देख लो। सो लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी या कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, हम यहां पर जो भी जिससे हमको पैसे बचते हो वो यूज करेंगे। देन फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाएं भाई? जो ज्यादा पैसे दे दे। मेरे जैसे गरीबों के लिए कोई प्रोडक्शन नहीं होगी बेटा, आप जैसे अमीर लोगों के लिए प्रोडक्शन होगी, ठीक है। देन इन कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, सोशलिस्टिक इकोनॉमी में इसका विपरीत होगा। सोशलिस्टिक इकोनॉमी में व्हाट टू प्रोड्यूस, जो जिसकी नीड्स है, अगर आप देखें जिसको जो ज्यादातर नीड में है वो प्रोडक्शन होगी, उस चीज की प्रोडक्शन होगी। हाउ टू प्रोड्यूस, गवर्नमेंट डिसाइड करती है कैसे प्रोड्यूस करना है, लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव। फॉर हुम टू प्रोड्यूस, जिसको ज्यादा जरूरत है, ठीक है। व्हाट पीपल नीड एंड नॉट ऑन व्हाट दे कैन अफोर्ड। ना 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 ना, अफोर्डेबिलिटी नहीं देखनी, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं देखना, हमने जिस चीज की ज्यादा जरूरत है वो बनाना है। सो दैट इज इन सोशलिस्टिक। और मिक्स्ड इकोनॉमी में इन दोनों का मिक्स होगा। कई जगह पर जो प्राइवेट सेक्टर काम करेगा वो प्रॉफिट के लिए काम करेगा, और जहां सरकारी सेक्टर काम करेगा तो वो सोशल नीड्स के लिए काम करेगा, सोशल वेलफेयर के लिए काम करेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बात समझ में आ रही है आपको? नेक्स्ट इज गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स। मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में लूंगा। लैंड सीलिंग एक बार समझ लेते हैं आज, मुझे याद दिलाना, 28th क्वेश्चन मुझे अभी कराना है। लैंड सीलिंग किसको कहते हैं बेटा? फिक्सिंग। सीलिंग किसको कहते हैं? आप जिस कमरे में बैठे हैं सीलिंग है बेटा उसमें? आजकल तो हम फॉल्स सीलिंग कराते हैं, हमें ओरिजिनल सीलिंग पसंद नहीं आती, हम फॉल्स सीलिंग कराते हैं, है ना बेटा? उसको फॉल्स सीलिंग कहते हैं कि फॉल्स सीलिंग कहते हैं? What is it called? False ceiling or false ceiling? नहीं पता ना बेटा? उसको वैसे तो false ceiling कहते हैं, अगर वो सिर पे गिर जाए तो उसको false ceiling कहते हैं, ठीक है। Actually it is called false, FALSE, false ceiling. And लेकिन अगर वो सर पे गिरे तो that is called false ceiling. हाँ, चलिए
तो लैंड सीलिंग यानी कि मैक्सिमम लैंड हम फिक्स कर दें कि इससे ज्यादा लैंड जो है कोई भी होल्ड नहीं कर सकता, दैट इज कॉल्ड लैंड सीलिंग, है ना। लैंड सीलिंग could not be owned by an individual beyond a specific limit. The purpose of land ceiling was to reduce the concentration of land ownership in few hands, and land ceiling helped to promote equity. However, the land ceiling legislation was challenged by big landlords. अब आप जैसे जो अमीर लोग थे जिन्होंने 100 एकड़ जमीन हड़प रखी थी, उन्होंने चैलेंज करा कि ये तो गलत है, हम तो मर जाएंगे। मगर ये डिले होता रहा, मगर हुआ, ठीक है, अल्टीमेटली लैंड सीलिंग हुआ। ऑलराइट,